माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एमएडी फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके थे परिरक्षण, जिसके अंतर्गत डिब्बाबंदी भी हमने पढ़ ली थी और हमने पढ़ा था जेम। जेम के बाद में आज का अपना टॉपिक है वो है जेली। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या था? जेली। देखो जेली किससे कहते हैं, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, डिफरेंस करते हुए चलना है जेम और जेली में। हमने जेम के लिए कहा कि गुद्देदार जो फल होते हैं, उन गुद्देदार फलों में चीनी की एक निश्चित सांद्रता मिला के हम क्या करेंगे, उनको पकाएंगे और पकाकर तैयार करेंगे। वो पदार्थ हमारा क्या कहलाया था? जेम कहलाया था, जिसको हम फलपाक भी कहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जेली, या जेली के लिए हम क्या शब्द ले सकते हैं? अवले है। जेली के शब्द लिए हम क्या शब्द ले सकते हैं? अवले है। तो अवलेह के लिए आपको ध्यान रखना है जेली या अवले का मतलब क्या होता है। हमारे को सबसे पहले तो लिखना है पैक्टिन युक्त। क्या लेना है? पैक्टिन शब्द हमारे पास में आना चाहिए। अब ये पैक्टिन क्या होता है, तो जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? पैक्टिन पाया जाता है। तो पैक्टिन युक्त रस में, पैक्टिन युक्त रस में चीनी की एक निश्चित सांद्रता मिलाकर पकाना या पकाया गया जो पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा? जेली कहलाएगी। आ गया समझ में? अब बात करते हैं, यानी यहाँ पर देखो सबसे पहले डिफरेंस जो बताया था वो डिफरेंस ही आपको यही बताया कि हमने कहा जेम के लिए गुद्देदार फल आवश्यक होते हैं। क्या कौन से फल आवश्यक होते हैं? गुद्देदार फल आवश्यक होते हैं। और जेली के लिए पैक्टिन युक्त फल आवश्यक होते हैं, यानी खट्टे फल आवश्यक होंगे, जिनमें क्या पाई जाएगी? पैक्टिन पाई जाएगी। अब यहाँ देखिए उपयुक्त फल, उपयुक्त फल, तो जो भी खट्टे फल हैं उनसे जेली तैयार की जाती है। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? अमरूद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जेली के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है, उस कंडीशन में इसका राइट आंसर और कौन सा बताओगे? अमरूद बताओगे। अमरूद ऑप्शन में है। तो अब बात करें नेक्स्ट, तो हम क्या करते हैं? अंगूर से भी जेली तैयार करते हैं। किससे तैयार करते हैं? अंगूर से भी करते हैं। फिर इसके बाद में अपने पास में अमरूद आ गया, अंगूर आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं जैसे हालांकि संतरा वगैरह, इनसे क्या करते हैं? हम जूस ही तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? जूस तैयार करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं आम। क्या ले लेते हैं? आम। देखो आम से कच्चा जो आम होता है, हम बोलते हैं ना केरी, केरी का मतलब क्या होता है? वही तो चीज आती है, तो उससे भी हम क्या करते हैं? जेली तैयार करते हैं। पैक्टिन पाया जाएगा। खट्टा फल है, खट्टा फल है तो क्या पाया जाएगा? पैक्टिन पाया जाएगा। फिर ले लेते हैं करोंदा। कौन सा फल ले लेते हैं? करोंदा। फिर ले लेते हैं खट्टी सेव। सेव से जेम भी तैयार करते हैं और जेली भी तैयार करते हैं, लेकिन वहां पर हमने लिया था मीठे फलों के रूप में सेव। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? खट्टे फलों के रूप में, यानी खट्टी सेव का हमें ले रहे हैं। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गए? उपयुक्त फल हो गए। इसके बाद देखिए जेली किस प्रकार की होती है? पारदर्शी होती है। और जेम किस प्रकार का होता है? अपारदर्शी होता है। जेली का मतलब, पारदर्शी का मतलब आप उसमें से आर पार देख सकते हो, और जेम में क्या होता है? अपारदर्शी, यानी उसमें आप आर पार नहीं देख सकते। दूसरी चीज, जेम क्या था? एक शुद्ध ठोस पदार्थ था। जेम क्या था? एक शुद्ध ठोस पदार्थ था। ये क्या होता है? एक अर्ध ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? एक अर्ध ठोस पदार्थ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें थोड़ी सी समझ में आई। हमने पहले ही कहा है आपको, आप क्या करोगे? डिफरेंस करते हुए चलोगे। जेम क्या होता है? अपारदर्शी व शुद्ध ठोस पदार्थ। तो जेली क्या होती है? पारदर्शी व अर्ध ठोस पदार्थ पाया जाता है। फिर हम देखते हैं मात्रा, यानी हमारे को जेली तैयार करनी है, तो जेली तैयार करने के लिए हमारे को क्या कितनी चीनी की पैक्टिन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमारे को पैक्टिन की आवश्यकता होगी 1%। जेली के लिए हमारे को पैक्टिन की कितनी परसेंट आवश्यकता होती है? 1% पैक्टिन की आवश्यकता होती है। फिर लेते हैं अम्लता। देखो जो जेम था उस जेम में अम्लता कितनी थी? 0.5 से 0.6। लेकिन जो जेली होगी, जेली में मैंने आपको कल भी जो भी आपका लास्ट टॉपिक था वहां पर भी बताया था
यहाँ पर होती है 0.75 से 0.9%। कितनी होती है? 0.75 से 0.9% होती है। फिर ले लेते हैं इसका TSS। चलो TSS लेने से पहले मैं इसकी पानी की मात्रा बता देता हूँ। पानी आपको कितना लेना है? देखो जेली तैयार करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके फल है, उपयुक्त जो भी फल है हमने लिए, उनको आपको क्या करना है, छीलना है, और छिलके क्या करना है, किसमें डालना है, पानी में डालना है उबलने के लिए। अब वहां से क्या होगा, उसमें से उसको जब तक पकाना है, जब हमारे को क्या हो जाए, उससे पेक्टिन प्राप्त हो जाए, यानी जो फलों में उपस्थित पेक्टिन है वो पेक्टिन किसमें मिल जाए, पानी में आके मिल जाए, तब तक आपको उनको क्या करना है, पकाना है। तो इसके लिए पानी की जो मात्रा रखी जाएगी वो रखी जाएगी 300 से 400 ml। कितनी रखी जाएगी? 300 से 400 ml हम पानी की मात्रा लेंगे। नेक्स्ट देखिए, जेली का TSS कितना होता है, तो जेली का TSS कितना होगा, 65% होगा, 65% होगा। और जेम का TSS हमने कितना बताया था, याद कीजिए, 68% बताया था। कितना बताया था? 68% बताया था। ठीक है, इसके बाद में इसका जो अंतिम बिंदु होता है, उस अंतिम बिंदु का टेम्परेचर देखिए। अंतिम बिंदु का तापमान कितना होता है, तो वही 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अंतिम बिंदु का तापमान दोनों का सेम होता है। कितना होता है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमने क्या किया, मैंने आपको बताया जो इसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या होगा, हम सबसे पहले फलों को छिलेंगे, छिल के हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, 300-400 ml जो पानी है उसमें डालेंगे। जो पेक्टिन है वो पेक्टिन हमारे को क्या करना है, यानी पानी में मिलानी है पेक्टिन, तब तक पकाना है फलों को जब तक पेक्टिन उसमें पानी में ना मिल जाए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उस पेक्टिन युक्त रस को छानना है। पेक्टिन युक्त रस को छानने के बाद में आप वापस क्या करोगे, उसको पकाओगे। क्या करोगे, उसको वापस पकाने के लिए रख दोगे। अब वहां पर चीनी की मात्रा हमारे को मिलानी होती है। तो जो चीनी की मात्रा होती है, वो चीनी की मात्रा कितने काम में लेंगे, ये चीज हमारे पास में आ जाती है। तो जो देखो जेम में तो हमने डायरेक्ट क्या बोला था, जो मीठे फल होते हैं उन मीठे फलों में 750 ग्राम चीनी मिलानी है, और जो खट्टे फल होते हैं उसमें 1 से 1.25 kg चीनी आपको मिलानी थी। ये डायरेक्ट हमने कहा था, किसके लिए, जेम के लिए। यहाँ पर जो चीनी की मात्रा होती है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, पेक्टिन पर डिपेंडेंट होती है। पेक्टिन पर आधारित होती है। हमारे को जो भी चीनी मिलानी है वो किस आधार पर मिलानी है, पेक्टिन के आधार पर मिलानी है। अब जो पेक्टिन परीक्षण होता है, वो पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, हम पेक्टिन की जांच कैसे करें कि उस रस में कितनी पेक्टिन है। तो यहाँ पर पेक्टिन की जांच हम 2 तरीके से करेंगे। कितने तरीके से करेंगे, 2 तरीके से करेंगे। इसमें एक होता है एल्कोहल परीक्षण, एक तो क्या होता है, एल्कोहल परीक्षण, और दूसरा हमारे पास में क्या आता है, जेल मीटर परीक्षण। दूसरा हमारे पास में क्या आ गया, जेल मीटर परीक्षण। ये 2 टेस्ट हम करेंगे यहाँ पर, इसके लिए पेक्टिन की जांच करने के लिए। देखो जो एल्कोहल परीक्षण है, उस एल्कोहल परीक्षण को आपको समझना है। आप क्या करोगे, जो कि आप तैयार जो आपका रस था, उस रस में यानी पेक्टिन जो युक्त रस है, उस पेक्टिन युक्त रस में क्या के लिए क्या करोगे, यानी आप एक उसमें लोगे, ठीक है, चम्मच में लोगे, चम्मच में लेके और उसमें क्या करोगे आप, 2 बूंद स्प्रिट यानी एल्कोहल की मिला दोगे। 2 बूंद किसकी मिलानी है आपको, एल्कोहल या स्प्रिट की मिलानी है। अब क्या होगा, उस स्प्रिट या एल्कोहल मिलाने से जो पेक्टिन युक्त रस था वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, डेनों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, डेनों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर डेनों के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक बड़ा डेला बनेगा। ठीक है, यदि बड़ा डेला बनता है, यानी एक ही बड़ा डेला बनता है, उससे कंडीशन में आपको क्या करना है, यानी ये मानना है कि उसमें एक अच्छी पेक्टिन है। क्या मानना है, उसमें एक अच्छी पेक्टिन है। उसके बाद में हमारे पास में मध्यम 2-3 डेले बन जाए, तो उस कंडीशन में हमारे को क्या करना है, ये मान के चलना है कि इसमें मध्यम पेक्टिन है, और उसके बाद में हम ये कहें कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ढेले बन रहे हैं, उससे कंडीशन में हमारे पास में उसमें क्या है, कि बहुत कम पेक्टिन है। तो ये तो होता है हमारे पास में क्या, एल्कोहल परीक्षण। वापस एक बार बता देता हूं, एल्कोहल परीक्षण का मतलब हमने क्या किया, एक चम्मच में रस से जो भी रस था हमारा पेक्टिन युक्त, वो रस हमने लिया। उसके बाद में हमने क्या किया, उसमें 2 बूंद स्प्रिट की मिलाई। किसकी मिलाई, एल्कोहल की मिलाई। स्प्रिट बोल सकते हो, एल्कोहल बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वहां पर
स्प्रिट मिलाने के बाद में आप उसको हिलाओगे, यानी मिक्स करोगे। अब मिक्स करने के बाद में वहां वो किस में चेंज हो जाएगा, डेनो के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। डेनो के रूप में परिवर्तित होने पर आप क्या करोगे उस टेस्ट के लिए, देखो एक जब भी बड़ा डेला बन जाता है, ओनली एक डेला बन रहा है, यानी उसमें बहुत अच्छी पैक्टिन की मात्रा है। 2-3 मध्यम डेले बन रहे हैं, यानी उसमें मध्यम पैक्टिन है, और खूब सारे छोटे छोटे डेले बन रहे हैं, उस कंडीशन में आपको क्या मान के चलना है, उसमें बहुत कम पैक्टिन है। उसके बाद आता है हमारे पास में दूसरा टेस्ट, वो टेस्ट आता है जेल मीटर परीक्षण। जेल मीटर जो परीक्षण होता है वो एक कांच की नली होती है। क्या होती है कि एक प्रकार की कांच की नली होती है। उस कांच की नली में आप क्या करोगे, यानी दोनों जो सिरे होते हैं उसके खुले होते हैं। क्या होता है, दोनों सिरे खुले होते हैं। निचले सिरे को क्या करोगे, आप बंद कर लोगे किस अंगुली से, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, छोटी वाली अंगुली से बंद कर लो, ऊपर वाले को क्या करना, आपको अंगूठे से पकड़ लेना है, अंगूठे और इससे पकड़ लेना है, ऐसे कर लेना। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको आप किससे भरोगे, वो पैक्टिन रस से भरोगे। पैक्टिन रस भर लिया। अब उस पैक्टिन रस को भरने के बाद में आप क्या करोगे, जो भी आपने नीचे अंगुली लगाई है, नीचे वाले जो छेद है, उस नीचे वाले छेद में अंगुली लगाई है, उस नीचे वाले छेद की अंगुली को आप क्या करो, हटा दो, और उस रस को 1 मिनट तक गिरने दो। क्या करना है, उससे 1 मिनट तक उस रस को गिरने देना है। 1 मिनट रस गिरने के बाद में वापस क्या करोगे, आप उसको अंगुली से बंद कर लोगे। अब उसमें क्या कर लोगे, पाठ्यांक अंकित कर लोगे, यानी उसके ऊपर जो कांच की नली होती है, उस कांच की नली के ऊपर क्या होता है, पाठ्यांक अंकित होते हैं। तो पाठ्यांक क्या कर लोगे, आप अंकित कर लोगे। अब उसके ऊपर देखो पाठ्यांक जो निर्धारित होते हैं, जैसे 1 है, 1.5 है, 1.25 है, इस प्रकार पाठ्यांक अंकित होते हैं। तो हमारे पास में देखो यदि पैक्टिन की मात्रा कितनी आ रही है, 1.25 केजी आ रही है, उससे कंडीशन में आप चीनी कितनी मिलाओगे, 1.25 केजी यानी 1.25 केजी चीनी मिलाओगे। इधर ले लोगे बड़ा डेला, यानी एल्कोहल जो परीक्षण था, बड़ा डेला 1.25, ये दोनों साथ चलेंगे। इसमें कंडीशन में आपको क्या करना है, 1.25 केजी चीनी मिलानी है। यदि पैक्टिन की मात्रा कितनी है, 1% और 2-3 मध्यम डेले हैं, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, चीनी कितनी मिलाओगे, 1 केजी मिलाओगे। कितनी मिलाओगे, चीनी 1 केजी मिलाओगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो पैक्टिन आया वो आ गया 0.75 आ गया, 0.75% आ गया। 2-3 मध्यम डेले यानी सॉरी ये आ गए छोटे छोटे डेले। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसमें चीनी की मात्रा कितनी मिलाओगे, 750 ग्राम मिलाओगे। कितनी मिलाओगे, 750 ग्राम मिलाओगे। और फिर भी यदि आपके बहुत अल्प मात्रा में आ रही है, 0.05 ही आ रही है, उस कंडीशन में उस जो भी आपका पैक्टिन जो रस प्राप्त हुआ उससे आप जेली तैयार नहीं कर सकते। बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी कि किस अवस्था में या कितनी पैक्टिन की मात्रा के ऊपर जेली तैयार नहीं की जा सकती, तो आप बताओगे 0.5 की कंडीशन में जेली तैयार नहीं की जा सकती। बाकी आपको चीनी की मात्रा ध्यान रखनी है, 1.25% आ जाए तो आपको 1.25 केजी ध्यान रखना है, आपके 1% आ जाए तो 1 केजी ध्यान रखना है, 0.75% आ जाए तो 750 ग्राम चीनी ध्यान रखनी है। ये आपके पास में क्या थी, चीनी है। चीनी मिलाई, चीनी मिला के आपने क्या कर लिया, तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, अंतिम बिंदु की जांच करनी है कि साहब हमारी जेली तैयार हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर आपको 2-3 टेस्ट करने हैं। देखो एक तो आप टेस्ट कर सकते हो, उसका TSS कितना होना चाहिए, 65% होना चाहिए। ये तो आप किसकी सहायता से करोगे, रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से करोगे, तो वो तो आपके पास अवेलेबल शायद होगा या नहीं होगा। उसके बाद में कल मैंने जेम के लिए बताया था कि एक पानी से भरे हुए गिलास में 1 बूंद जेम के डालने पर वो क्या, वो बिना घुले यदि पेंदे में बैठ जाती है, इसका मतलब क्या है, जेम तैयार है। सेम का सेम टेस्ट आपको किसके लिए लेना है, जेली के लिए लेना है। इसमें भी आपको यही बताना है कि एक पानी से भरे हुए गिलास में जो भी तैयार जेली है, उस तैयार जेली की 1 बूंद डालोगे, यदि वो बिना घुले पेंदे में डायरेक्ट बैठ जाती है तो आपकी क्या है, जेली तैयार है। ये तो आपका टेस्ट एक तो हो गया। उसके बाद में दूसरा टेस्ट हम ले लेते हैं, यानी यहाँ पर एक सीट परीक्षण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं कि सीट परीक्षण बोलते हैं या तिकोनी चादर बोलते हैं। देखो यहाँ पर होगा क्या, हम क्या करेंगे, एक चम्मच में वो जो भी तैयार पदार्थ है वो भरेंगे और उसको क्या करेंगे, यानी तिरछा करके नीचे की तरफ गिराएंगे। यदि वो डायरेक्ट ना गिर के एक तिकोनी चादर के रूप में लटक जाए, क्या हो जाए, एक तिकोनी चादर के रूप में लटक जाए, उस कंडीशन में आपकी जेली तैयार है, यानी उसको बोला जाता है क्या, सीट परीक्षण। क्या बोला जाता है, सीट परीक्षण बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम कहें कि यदि हम इसको चाकू से काटेंगे,
किससे काटेंगे? चाकू से काटेंगे। तो चाकू से काटने पर ये क्या होती है? चमकदार टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, तो भी आपकी क्या मानी जाती है? जेली तैयार मानी जाती है। तो ये तो हमने जेली तैयार करने के जो टेस्ट थे, यानी अंतिम बिंदु की जांच हमने की। अंतिम बिंदु का तापमान कितना होना चाहिए? 105 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जेली तैयार करते समय हमारे को कुछ कठिनाइयां प्राप्त होती हैं। अब वो कठिनाइयां कौन कौन सी होती हैं? जेली तैयार करते समय हमारे को क्या होता है? कुछ कठिनाइयां प्राप्त होती है। वो कठिनाइयां कौन सी हैं? जैसे इसके अंतर्गत आ गया नंबर 1 कठिनाइयों के अंतर्गत जेली का रोना। पहला कौन सा आ गया? जेली का रोना, या जेली का रोने को हम क्या कहते हैं? विपिंग जेली। जेली का रोना या विपिंग जेली। देखो जेली क्यों रोती है? अब जेली का रोना का जो मतलब होता है, जेली का जो रोना है वो क्यों रो रही है, यानी उसमें क्या होता है? पेक्टिन की जो मात्रा है वो तो क्या है? अधिक है। चीनी की मात्रा कम व पेक्टिन की मात्रा अधिक। अरे होता क्या है जेली का रोने से? मतलब क्या है? जेली में क्या होता है? जो पानी होता है वो पानी कहां पर आ जाता है? ऊपर आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? जेली का रोना कहते हैं। समझ गए? और वो जेली का रोना किसके कारण होता है? आपने कहा चीनी की मात्रा कम व पेक्टिन की मात्रा अधिक, इसके कारण क्या होता है? जेली का रोना होता है। नंबर दूसरा, जेली का न जमना। जेली का न जमना, जेली जमती नहीं है, वो क्यों होता है? तो सिंपल सा याद रखना, जेली का रोना कंडीशन आ रही है, चीनी की मात्रा कम व पेक्टिन की मात्रा अधिक। यहां पर क्या कर दो? इसका उल्टा कर दो, तो यहां पर हो जाएगा चीनी की मात्रा अधिक। चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक व पेक्टिन की मात्रा कम। पेक्टिन की मात्रा कम और कम पकाना, ये कंडीशन आती है। कौन सी? जेली का न जमना। या तो उसमें चीनी की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, पेक्टिन की मात्रा कम होगी, या फिर आप उसको कम पका रहे हो, उसके कारण क्या होता है? जेली का न जमना कंडीशन अपने पास में आती है। नेक्स्ट आता है जेली का अपारदर्शक होना। जेली का अपारदर्शक होना। देखो हमने क्या कहा था? जेली किस प्रकार की होती है? पारदर्शी होती है। अब कंडीशन क्या आ गई? अपारदर्शी हो गई। अपारदर्शी क्यों हुई? इसका क्या रीजन ऐसा आया? तो हम क्या करते हैं, जो भी फल होते हैं उन फलों से क्या प्राप्त करते हैं? पेक्टिन प्राप्त करते हैं। तो पेक्टिन प्राप्त करते समय हमने क्या किया? फलों को ज्यादा देर तक पका लिया। क्या कर लिया? पेक्टिन प्राप्त करते समय हमने फलों को ज्यादा देर तक पका लिया, जिसके कारण से क्या हो गया? जो गुदा था वो गुदा किस में मिल गया? उस पेक्टिन में मिल गया, जिसके कारण से वो क्या हो गई? अपारदर्शक हो गई। पेक्टिन में गुदा मिलने से, पेक्टिन में गुदा मिलने से क्या होती है? जेली अपारदर्शक हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया? ये आपके जेली भी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। आप उसको कंपैरिजन करके ही याद करोगे जेम से। जेम के लिए कहा था ये क्या होता है? एक अपारदर्शक और शुद्ध ठोस पदार्थ होता है। जेली के लिए क्या कहा? ये पारदर्शी व अर्ध ठोस पदार्थ होती है। जेम के लिए टीएसएस कितना बताया? 68। जेली के लिए कितना बताया? 65। जेली का जो जेम का जो यानी अंतिम बिंदु का तापमान था वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड। जेली का भी 105 डिग्री सेंटीग्रेड। जेली में अम्लता कितनी थी? जेम में कितनी थी? 0.5 से 0.6। जेली में कितनी है? 0.7 से 0.9। उसके बाद में हमने उपयुक्त फल लिए, तो वहां जो गुद्देदार फल थे जेम के लिए कौन कौन से? जैसे सेव था, पपीता था, केला था, आम था, वो हमने गुद्देदार फल लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो पेक्टिन युक्त फल है, खट्टे फल है, उनका यूज करेंगे। तो हमने देखा अमरूद, अंगूर हमारे पास में। नेक्स्ट जैसे हमने ले लिया जो कच्चा आम होता है, खट्टी सेव होती है, वो हमने काम में लिए। इसके बाद में हमने क्या कहा? चीनी की मात्रा। तो चीनी की मात्रा जेम के लिए हमने क्या ली? जो भी मीठे फल थे उनमें 750 ग्राम ली, जो भी खट्टे फल थे उसमें 1 से 1.25 केजी ली। यहाँ जो चीनी की मात्रा आई वो 2 पर डिपेंडेंट करेगी, 2 परीक्षणों पे। नंबर 1 हमने 2 यानी पेक्टिन पर डिपेंडेंट रहेगी।
अब बैक्टीरियम परीक्षण के लिए हमने क्या किए, दो टेस्ट किए, एक कौन सा एल्कोहल परीक्षण और दूसरा जेल मीटर परीक्षण। एल्कोहल परीक्षण मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया और जेल मीटर परीक्षण भी बता दिया। तो ये जैम और जेली मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, अरे बेटा डबल जोश के साथ तैयारी करो, ऐसे नर्वस होके तैयारी मत करो। मेरे को लग रहा है कि आप बिल्कुल ऐसे डल होके तैयारी कर रहे हो। ऐसे डल होके पढ़ने से क्या मजा है, मजा तो तब आता ना जब आप बहुत अच्छे से पढ़ो। अरे हमेशा एक्टिव रहा करो यार। देखो लाइफ में जितने एक्टिव रहोगे उतना ही आप क्या करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तो हमेशा क्या किया करो, यानी एक्टिव रहा करो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखा करो। जरूर थोड़ी है हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में हम फालतू की चीजें देखें, अरे कॉमेडी वगैरह इनसे क्यों फालतू में माथाकुटी करते हो। आप उसकी जगह पर बहुत अच्छी चीज देखा करो। कोई मूवी देख रहे हो, उस मूवी का एक अच्छा पार्ट देखा करो कि उससे आपको कोई भी चीज सक्सेस वाली चीज प्राप्त हो। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं, पाना, या इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वैश। पानक या स्क्वैश। अब देखो पानक या स्क्वैश क्या होता है, तो सबसे पहले बात करूं मैं फलों का रस। क्या क्या आएगा, फलों का रस, फलों का गुदा, चीनी व खटास। फलों का रस, गुदा, चीनी व खटास, चारों चीजें मिलाकर जो पदार्थ तैयार करोगे वो क्या कहलाएगा, पानक या स्क्वैश कहलाएगा। अरे कोई पकाना नहीं है, बिना पकाया हुआ पदार्थ है। फलों का रस था, गुदा था, चीनी थी और खटास थी। अरे हम क्या करते हैं, जूस की दुकान पर जाते हैं और जूस पीते हैं या नहीं पीते हैं, तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट फलों से रस निकाला जाता है, उसमें गुदा मिला हुआ होता है, चीनी की मात्रा मिलाई जाती है और कुछ ना कुछ यानी खटास के रूप में नींबू का रस डाल देते हैं थोड़ा सा बहुत, तो वो क्या हो गया, पानक या स्क्वैश हो गया। आ गया समझ में? हालांकि जूस चीज अलग होती है, जूस हम क्या करते हैं, नींबू वर्ग के फलों से तैयार करते हैं। अरे सेक पीते हो ना, तो वो सेक चीज जो है वो सेक चीज ही तो क्या होती है, पानक या स्क्वैश होती है। यहाँ पर जो फलों का रस होता है, मात्रा देखिए, फलों का रस कितना होता है, 25%। फलों का रस कितना होता है, 25%। चीनी की जो मात्रा होती है वो 33 से 55%। चीनी की मात्रा 33 से 55%। चीनी की मात्रा कितनी बताओगे, 33 से 55%। फिर बात करूंगे अम्लता की। खटास बोला है शब्द, खटास का मतलब ही अम्लता होती है, तो अम्लता कितने परसेंट ले रहे हो, 1 से 2% ले रहे हो। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, पानक का TSS कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है पानक का TSS होता है कितना, 40%। समझ में आ गई? चलो ये चीजें तो आपके आगे कि पानक का स्क्वैश होता क्या है। फिर हमने ये भी देख लिया कि पानक में फलों का रस कितना होता है, 25% होता है। चीनी कितनी मिलाई आपने, 33 से 55%। अम्लता कितनी रखी, 1 से 2%। TSS कितना रखा, TSS कितना होता है इसका, 40% होता है। अब यहाँ देखिए उपयुक्त फल, पानक किन किन फलों से तैयार किया जा सकता है। तो पानक मैंगो से भी तैयार कर सकते हैं, आम से तैयार किया कर सकते हैं, अंगूर से हम तैयार कर सकते हैं। आम, अंगूर, संतरा, यानी देखो अब यहाँ पर हम ये भी तो कर सकते हैं नींबू वर्गीय फल। संतरा शब्द आते ही आपको क्या करना है, नींबू वर्गीय फल याद रखना है। अंगूर से आप भी आप तैयार कर सकते हो और लीची से भी आप तैयार कर सकते हो। तो उपयुक्त फल किसके लिए, पानक या स्क्वैश के लिए हमारे पास में क्या क्या आ गए, आम आ गया, अंगूर आ गया, संतरा आ गया, अंगूर आ गया और लीची आ गया। संतरा की जगह आप नींबू वर्गीय फल भी ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ देखिए, हाँ सॉरी एक चीज और लिख देता हूँ, फालसा, क्योंकि अभी थोड़ी सी ये चीज इस वजह से बात सामने आ गई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको परिरक्षक भी कर सकते हैं, परिरक्षण कर सकते हैं इसका। तो परिरक्षक पदार्थों के रूप में क्या ले, परिरक्षक पदार्थों के रूप में रासायनिक परिरक्षक के रूप में आपको दो चीजें बताई हुई है, एक पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और दूसरा सोडियम बेंजोएट। बताई हुई है नहीं बताई हुई है,
परिरक्षक पदार्थों के अंतर्गत, रासायनिक परिरक्षकों के अंतर्गत मैंने क्या क्या बताया था, एक तो सोडियम बेंजोएट बताया था और एक क्या बताया था आपके पास में, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड बताया था। तो यहाँ पर जो भी पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है उसका यूज तो किसके लिए करोगे, रंगहीन फलों के लिए करोगे, और जो सोडियम बेंजोएट है उस सोडियम बेंजोएट का प्रयोग आप किसके लिए करोगे, रंगीन फलों के लिए करोगे। अरे जैसे अंगूर का कोई कलर नहीं होता है, वहां पर आप क्या कर लो, क्लेमस ले लो। यहाँ मैंगो में क्या होता है, कलर होता है, तो वहां पर आप क्या कर लो, सोडियम बेंजोएट ले लोगे। यहाँ पर देखिए फालसा, ठीक है, फालसा का कलर पाया जाता है, तो फालसा के लिए क्या ले लोगे, सोडियम बेंजोएट काम में ले लोगे। इस वजह से मैंने वो फालसा यहाँ पर लिखा था। ये चीज आ गई समझ में। नेक्स्ट देखिए मुरब्बा। नेक्स्ट पानक के स्पेस के बाद में हमारे पास में क्या आ गया, मुरब्बा। फलों को क्या करोगे, चीनी की उच्च सांद्रता के साथ में रखोगे, वही क्या होता है, मुरब्बा होता है। अरे फलों के टुकड़े किए थे, टुकड़े करके हम क्या कर रहे हैं, चीनी की उच्च सांद्रता के साथ में उनको रख रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, मुरब्बा होता है। चीनी की उच्च सांद्रता के साथ फलों को रखना, चीनी की उस सांद्रता के साथ फलों को रखना क्या कहलाता है, मुरब्बा कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, चीनी की जो मात्रा रखते हैं वो कितनी परसेंट रखते हैं, 70% रखते हैं। चीनी की मात्रा कितनी काम में लेते हैं, 70% लेते हैं। इसका जो TSS होगा वो TSS कितना होगा, 65% होगा। मुरब्बे का TSS कितना होता है, सॉरी 65 बोल दिया, 68% होता है। 65 ना होके कितना होता है, 68। तो मुरब्बे का TSS यानी चीनी की मात्रा को हम कितने ले रहे हैं, 70%। यहाँ पर हमने क्या कहा कि इसका TSS कितना होगा, 68%। और यहाँ पर हम फल कितना लेंगे, फलों का जो भाग होगा वो फल भाग कितना काम में लेंगे, तो फल हम यहाँ पर कितना लेंगे, 55% काम में लेंगे। यानी जैसे हम क्या कर रहे हैं, 1 kg जो मुरब्बा है वो तैयार कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 550 ग्राम ही आपको क्या कर लेने हैं, फल लेने हैं। इसके अलावा आप उसमें क्या मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो। तो यानी 55% फलों का भाग लेते हैं, फल लेते हैं, TSS का 68% होता है, और चीनी की मात्रा कितनी रखी जाती है, 70% रखी जाती है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखोगे, वो क्या याद रखना है, हम जैसे आंवला ले रहे हैं, हालांकि आंवला ले लो या कोई दूसरा फल ले लो, उसमें जो कसेलापन होता है, उस कसेलेपन को दूर करने के लिए हम क्या करें, अरे डिब्बा बंदी में तो हमने क्या किया था, ब्लांचिंग की क्रिया अपनाई थी या नहीं अपनाई थी, अपनाई थी। यहाँ पर हम ब्लांचिंग की क्रिया न अपना के हम क्या कर रहे हैं, कसेलेपन को दूर करने के लिए नमक का घोल बनाएंगे। क्या करेंगे, नमक का घोल बनाएंगे, कितने परसेंट का, 2% का, और नमक के घोल में क्या कर देंगे, कुछ समय के लिए उसमें डाल देंगे, ठीक है। ये डाल के हम क्या करेंगे, उसको परिरक्षित करेंगे, यानी मुरब्बा तैयार करेंगे। तो आपको याद रखना कि फलों का जो कसेलापन होता है, उस कसेलेपन को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, नमक का कितना % घोल तैयार करना है, 2% घोल तैयार करना है। मुरब्बे के एग्जांपल देखिए, जैसे आंवले का मुरब्बा, मुरब्बे के अंतर्गत हमने एग्जांपल क्या देखा, जैसे आंवले का मुरब्बा। उसके बाद जैसे हम बात करें पेठा, देखा है पेठा, यानी कैंडी तैयार करते हैं, ठीक है। अरे एक प्रकार का क्या है, फल है, इस पेठे से हम क्या तैयार करते हैं, कैंडी तैयार करते हैं। तो कैंडी भी क्या है, एक प्रकार का मुरब्बा ही है। आगे समझ में आता है। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कोर्डियल या जूस। यही ले लो, कोर्डियल या कोर्डियल को हम क्या कहते हैं, जूस कहते हैं। कोर्डियल या जूस क्या है, एक प्रकार का पेय पदार्थ, जैसे पानक था, पानक के लिए भी तो हमने क्या कहा था, पेय पदार्थ है। अब ये पेय पदार्थ, यानी पेय पदार्थ का मतलब पीने वाला पदार्थ, ये पेय पदार्थ कौन से फलों से तैयार किया जाता है, नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है, नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोर्डियल या तैयार किया जाता है, कोर्डियल या जूस कौन से फलों से तैयार किया जाता है, तो आपको बताना नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। यहाँ देखिए जो फलों का रस होता है
वो फलों का रस कितना होना चाहिए? 25% होना चाहिए। कितना होना चाहिए फलों का रस? 25% होना चाहिए। ठीक है, इसका जो TSS होगा वो कितना होगा? 35%। जो कोर्डियल या जूस है, उस कोर्डियल या जूस का फल जूस में क्या होना चाहिए? फलों का रस तो कितना होना चाहिए? 25% होना चाहिए। और जो TSS होता है वो कितना होना चाहिए? 35% होनी चाहिए। और इसमें क्या होती है? अम्लता भी होती है। वो अम्लता कितनी होती है? 1 से 2% होती है। ये आपके क्या हो गया? कोर्डियल या जूस तैयार हो गया। अब हम हमारे इसके अंतर्गत एक चीज बच जाती है, सॉरी 2 चीज बचती है। तो एक तो क्या बच रही है? सॉस और अचार। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं सॉस। सॉस या केचप। सॉस या केचप किससे तैयार किया जाता है? टमाटर के फल से तैयार किया जाता है। ये तो चीज बहुत इजी है, सबको याद है। सॉस या केचप किससे तैयार करोगे? टमाटर से करोगे। बात यह आती है कि सॉस में TSS कितना होता है और केचप में TSS कितना होता है। सॉस और केचप में फर्क क्या होता है? तो कुछ भी फर्क नहीं होता है। सॉस और केचप में बनाने का एक ही तरीका होता है। दोनों का फर्क और ओनली होगा TSS का, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ का। एक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ 25% है और एक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना? 16 से 18% है। अब यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सॉस या केचप में से गाढ़ा कौन होता है? अपने आप ही आपका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सॉस या केचप में से केचप क्या होता है? गाढ़ा होता है। अब केचप गाढ़ा होता है, केचप का TSS कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। और सॉस का जो सॉस है, उस सॉस का TSS है वो कितना हो जाएगा? 16 से 18% हो जाएगा। आगे चीज समझ में? सॉस या केचप किससे तैयार करते हो? टोमेटो से तैयार करते हो। सॉस या केचप में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक कुछ गाढ़ा, थोड़ा सा गाढ़ा होता है और एक क्या होता है? पतला होता है। दोनों में ये डिफरेंस है, अर्थात TSS एक में कम है और एक में TSS क्या है? ज्यादा है। जिसमें TSS ज्यादा होगा वो क्या होगा? केचप होगा। जिसमें TSS कम होगा वो क्या होगा? सॉस होगा। तो केचप में TSS कितना होता है? 25% होता है और जो सॉस होता है उसमें TSS कितना होता है? 16 से 18% होता है। दूसरी चीज, हालांकि सामग्री में से कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, मैं नहीं बता रहा वो चीज कि टमाटर का आपको यानी सॉस तैयार करना है 1 kg से, तो सामग्री की मात्रा बताइए। वो चीज आप अपने आप देख लोगे, हालांकि वो चीज नहीं पूछी जाती। अब इसमें एक चीज जो पूछी जाती है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, और वो चीज आपको ये है कि आपको जो सॉस या केचप है उसको आपको प्रोसेसिंग करनी है, उसका संसाधन करना है। तो जो सॉस या केचप है इसका संसाधन करने के लिए आप क्या करोगे? अरे सॉस या केचप में संसाधन प्रोसेसिंग की क्रिया आपको बताई, बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो यहाँ पर सॉस या केचप का जो संसाधन करोगे वहां पर टेम्परेचर रखा जाता है 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। संसाधन में टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। कितने मिनट के लिए रखा जाता है? यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है। तो 25 से 30 मिनट के लिए रखा जाता है। कितने मिनट के लिए रखा जाता है? 25 से 30 मिनट के लिए रखा जाता है। आगे समझ में? चलो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा? अचार आ जाएगा। सब जानते हैं, अरे केरी का अचार खाया होगा, नींबू का भी खाया होगा, है लहसुआ का भी खाया होगा, केर का भी खाया होगा। तो अचार क्या होता है? जो भी फल होते हैं, फलों के टुकड़े होते हैं, उन फलों के टुकड़ों में हमने क्या किया? मसाले मिलाए, तेल मिलाया और उसको प्रदर्शित कर दिया, वही क्या होता है? आपका अचार होता है। अचार कौन से किण्वन के तहत तैयार होता है? तो आपको ध्यान रखना है, लैक्टिक अम्ल किण्वन के तहत। कौन से किण्वन के तहत होता है? लैक्टिक अम्ल किण्वन के तहत होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अचार को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? सिरका काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? सिरका काम में लेते हैं। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ये क्वेश्चन अपने आप ही दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पहले ये चीजें बता चुका आपको। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कितना होता है?
6.5% होता है, 6.5% होता है, कुछ बुक्स में 5 से 6% भी दे रखा है, लेकिन आपको तो 6.5 याद रखना है। उसके बाद में हम परिरक्षित करने के लिए, अचार को परिरक्षित करने के लिए इस एसिटिक अम्ल की कितनी मात्रा काम में लेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी काम में लेंगे, 2 से 3% लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहां शब्द बोल दिया लेकिन। हमने पढ़ा था अस्थायी परिरक्षक सहित पढ़ा था, वहां पर भी एसिटिक अम्ल हम काम में लेते हैं और वहां पर एसिटिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो रखी जाती है 0.5 से 1.5% तक। लेकिन यहाँ पर अचार को परिरक्षित करने के लिए आप सिरके की मात्रा कितने काम में लोगे, 2 से 3% काम में लोगे। अचार के लिए हमने क्या कहा कि कौन कौन से फलों से तैयार कर सकते हो, तो आपको मैंने बता दिया, आम से तैयार कर सकते हैं, नींबू से तैयार कर सकते हैं, केर से तैयार कर सकते हैं, जो भी हमारे उपयुक्त फल है उनसे हम तैयार कर सकते हैं। अरे फूल गोभी से, अदरक से, इनसे भी तैयार कर सकते हो। तो यहाँ से ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाता कि उपयुक्त फल कौन से होते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, चीनी की मात्रा ध्यान रखोगे, नमक की मात्रा ध्यान रखोगे। अचार को परिरक्षित करने के लिए नमक की सांद्रता रखी जाती है। तो मैंने आपको बताया था किसमें स्थायी परिरक्षण, अस्थायी में तो 6 से 8% बताया था और स्थायी में कितना बताया था, 15 से 20% बताया था। बस इसी को लाके कहां पर रख देना, यहाँ पर रख देना। क्या हो जाएगा, अचार को परिरक्षित करने के लिए नमक की सांद्रता कितनी रखी जाती है, 15 से 20% रखी जाती है। चलो फिर बात करें, कई बार क्या होता है चीनी से भी हम इसको परिरक्षित करते हैं, तो चीनी की जो सांद्रता रखी जाएगी, अरे स्थायी में मैंने अपन ने क्या बताया था 65 से 70%, तो यहाँ पर लाके क्या टेक दीजिए, यानी रखना है आपको 65% रखना है। इसके अलावा आप तेल का, अचार को परिरक्षित करने के लिए तेल का प्रयोग भी करते हो, यहाँ पर तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हो, मूंगफली के तेल का प्रयोग भी कर सकते हो और सरसों के तेल का प्रयोग भी कर सकते हो। ओके, ये अपना परिरक्षण का जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट है। इसमें से कोई भी आपको दिक्कत है वो आप कमेंट्स के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये तो परिरक्षण की जो लेक्चर है वो कंप्लीट है। आगे का जो पोर्शन है, अब हमारे पास में हॉर्टिकल्चर में क्या क्या बचता है, एक तो बचता है फलोद्यान, उसके बाद में वेजिटेबल्स और उसके बाद में हमारे मेडिसिन प्लांट, ये चीज हमारे पास, और एक फ्लोरिकल्चर, ये हमारे पास में 4 टॉपिक बच रहे हैं, तो हम इनको आगे से आगे तैयार करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।